आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिनेश और आर्यन दोनों एक नंबर के बदतमीज और बददिमाग लड़के हैं। कॉलेज छोड़े इन्हें 3 साल हो चुके हैं और ये दोनों इतने बदनाम हैं कि कोई लड़की इनसे शादी करने को राजी नहीं है। इसी बीच इन दोनों को कॉलेज की रीयूनियन पार्टी के बारे में सोशल मीडिया के जरिए पता चला और दोनों पार्टी में चलने को तैयार हो गए। दोनों पार्टी वाले दिन बैठ के पूजा उनके ही क्लासमेट एक लड़की के बारे में बातें करने लगते हैं कि कैसे उन दोनों ने मिलकर पूजा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, कैसे 2 बार जबरदस्ती अकेले ले जाकर उसके साथ गलत करने का सोचा। गलती से कॉलेज के एक मैम ने देख लिया और उसे बचा लिया था, पर उन दोनों के माता पिता को कॉलेज बुलाकर सख्त कार्रवाई की गई। पर फिर भी उस घटना के 1 महीने बाद उन दोनों ने केमिकल लैब में फिर से उसे अकेले पाकर दबोचने की कोशिश की थी, मगर इस बार भी वो बच निकली। दोनों सज धज के मुस्तैद बनकर निकल पड़ते हैं पार्टी के लिए। दोनों मन ही मन में बहुत खुश भी होते हैं। तभी उनकी खुशी और बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि पूजा भी आ रही है पार्टी में। दोनों इंतज़ार करते करते बहुत शराब पी लेते हैं, पर जब पूरी पार्टी खत्म होने पर भी पूजा नहीं आती और सारी लड़कियां भी जाने लगती हैं। दोनों को बहुत गुस्सा आता है, पर पार्टी भी अब खत्म होने को है और रात के 9:45 बज रहे होते हैं। फिर दोनों हार कर पार्टी से अपने अपने घर को निकलने लगते हैं, क्योंकि आर्यन ने बहुत पी रखे थे तो बाइक चलाने का काम दिनेश के हाथ में था। घर जाते समय दिनेश बोलता है, यार फालतू में जनवरी की ठंड में हम यहाँ इतनी दूर आ गए और कोई खूबसूरत बला भी हाथ नहीं लगी। छे, यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आर्यन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और दोनों चलते जाते हैं। आज गौरे ने अपनी चादर से पूरे माहौल को और डरावना बना रखा था। कुछ भी बोल ले भाई, आज ठंड बहुत है यार, हाथ के तो जैसे खून ही जम गए हैं। इसी तरह बात करते करते दोनों चलते जाते हैं कि तभी अचानक दोनों किसी कार से टकरा जाते हैं। आर्यन दिनेश को बोलता है, अच्छा वो हम धीरे चल रहे थे यार, नहीं तो चपाती बन जाती आज तो। अभी दोनों संभलते ही हैं, तभी उनकी नज़र सामने की तरफ जाती है, पर सामने की ओर देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की उनकी तरफ आते हुए कहती है, आप दोनों ठीक तो हैं? मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, सॉरी, ये मेरी गाड़ी बीच सड़क में बिगड़ गई और कोहरे की वजह से आप लोग इससे टकरा गए। कि तभी उस लड़की की भी नज़र उन दोनों लड़कों पर पड़ती है, जो बड़े ध्यान से खा जाने वाली नज़रों से आंखों में दरिंदगी लिए उसी की ओर देख रहे थे। पर उसकी हालत ये देखकर और ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि दिनेश और आर्यन है। उन दोनों को देखते ही उनकी नज़रों से ही वो इशारे भांप लेती है और तुरंत डर कर पीछे हटने लगती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पूजा ही थी। पूजा को देखकर उन दोनों के अंदर का शैतान फिर जाग जाता है। आज तो वो दोनों उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही उन दोनों की आंखों में कई भाव आ गए और फिर अचानक एक शैतानी हंसी दोनों की आंखों में तैर गई। अचानक आर्यन बिजली की रफ्तार से अपनी जगह से उठकर पूजा को पकड़ लेता है और वो पूजा को ज़बरदस्ती अपने आगोश में भरने की कोशिश करने लगता है। पूजा उससे बचने के लिए पूरी तरह से छटपटाती है और वो खुद को बचाने के लिए खूब हाथ पैर मारती है। उसी जद्दोजहद में दिनेश, जो कि उसके पास खड़ा था, उसके हाथ से उनके गाड़ी की चाबी गिर जाती है। दूसरी ओर आर्यन एक दरिंदे की तरह ज़बरदस्ती
पूजा को उसी की गाड़ी में धक्का दे देता है और एक मुस्कान के साथ दाढ़ी खुजाते हुए खुद भी पूजा के पास वाली गाड़ी के बैक सीट के अंदर चला जाता है। इधर वो पूजा को अपनी बाहों में भरने की कोशिश करता है, उधर इनकी छीना झपटी के भूल के दिनेश अपनी गाड़ी की चाबी अंधेरे में ही टटोलने लगता है। पर जब अंधेरे के कारण उसे कहीं भी चाबी नहीं मिलती तो वो मोबाइल में टॉर्च ऑन करके चाबी ढूंढता है और पाता है कि चाबी तो उस कार के फ्रंट डोर के बिल्कुल पास में ही पड़ी हुई है। वो चाबी नीचे से उठाता है और सिर ऊपर उठाता है तो उसके सिर से कुछ टकराता है और वो भी बेख्याली से अपना सर ऊपर उठाता है तो जो देखता है उससे उसकी आंखें जड़ हो जाती है। कारण ड्राइविंग सीट पर पूजा की लाश पड़ी हुई थी। उसका एक हाथ बाहर की तरफ लटक रहा होता है, सिर पर भी गहरी चोट के निशान होते हैं। ये खौफनाक दृश्य देखकर अचानक वो पसीने से पूरा भीग जाता है। पर जब वो बड़ी हिम्मत करके कार के पीछे वाली सीट पर देखता है तो उसकी सांस ही अटक जाती है, क्योंकि पूरी सीट पर खून ही खून था और आर्यन का सर उसके धड़ से अलग एक साइड पर पड़ा हुआ था। ये नज़ारा देखकर उसके हाथ पांव जड़ हो जाते हैं। सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है कि तभी उसके बिल्कुल सामने खड़ी पूजा रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराती है और कुछ सेकंड बाद पूरी वादियां दिनेश के बहुत ही भयानक चीख से गूंज उठती है और फिर कुछ देर के बाद उसकी भी वही दशा होती है जो कुछ देर पहले उसने आर्यन का देखा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक शाम ठीक 7 बजे मैं अपने घर से रात का खाना लेकर फैक्ट्री जाने के लिए निकला तो कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। दिसंबर का पहला हफ्ता, ऊपर से गांव की ठंड, इससे मैं पहले से ही वाकिफ था, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। आज मुझे फैक्ट्री जाना ही होगा क्योंकि आज मेरा काम पर पहला दिन है और ये काम मुझे काफ़ी मशक्क़त के बाद मिली है, तो मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। घर से निकलते ही मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मुझे गांव के रास्ते पर मेरे अलावा और कोई नहीं दिखा। ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी ठंड में कौन मेरे जैसा बदकिस्मत होगा जो बाहर निकलेगा। खैर, मैं चलते हुए फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे घर से फैक्ट्री करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है और मुझे रात के 9:30 बजे तक वहां पहुंचना होगा, इसलिए मैं 7 बजे ही घर से निकल गया। घर से निकलते वक्त पापा ने कहा था, आज किसी तरह से पैदल चले जाओ, कल तुम्हारे लिए एक साइकिल का बंदोबस्त कर दूंगा। कुछ दूर चलने के बाद मैं गांव के रास्ते से अलग एक सुनसान रास्ते पर आ गया, जहां मेरी टॉर्च की लाइट पड़ते ही मुझे अंधेरे का पता चला, क्योंकि उस रास्ते पर अंधेरा इस कदर छाया हुआ था कि मेरी टॉर्च की लाइट ना के समान मालूम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थीं। रास्ता पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था, तो मुझे बार बार बस यही डर खाए जा रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला न कर दे। डर के कारण मैं अपने पैरों को दबा दबा कर चल रहा था ताकि मेरे चलने की आवाज़ ना हो। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से एक टांगे की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर मैंने जब पीछे पलटकर देखा तो तांगा चलकर मेरी ओर आ रहा था। उस तांगे को देखकर मैं रास्ते के किनारे खड़ा हो गया और मन ही मन में बोला, पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं इस तांगे वाले से सहायता मांग लूं।
ये सोचते ही मैंने हाथ दिखाकर उस तांगे वाले को रोकने का इशारा किया तो वो तांगा ठीक मेरे सामने आकर रुका। तांगे के रुकते ही तांगा चला रहे एक बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब आपको? जिस पर मैंने कहा, वो मुझे थोड़ी दूर आगे फैक्ट्री में जाना है, आप मुझे छोड़ देंगे? इस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बिना पैसों के तो मैं किसी को भी नहीं बिठाता, 2 रुपया लगेंगे। इस ठंड में पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं उसे 2 रुपए देकर उसके तांगे में चला जाऊं। इस पर मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, हाँ ठीक है, मैं 2 रुपये दे दूंगा, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। जिस पर उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे तांगे पर बैठने को कहा। मैं भी तांगे पर चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही उस आदमी ने तांगा भगाना शुरू कर दिया। तांगे पर जहाँ मैं बैठा हुआ था वो जगह दोनों तरफ तिरपाल से घिरा हुआ था, तो मुझे ठंड उतनी नहीं लग रही थी। मगर हैरत वाली बात तो ये थी कि उस बुजुर्ग आदमी ने इतने ठंड में भी कोई गर्म कपड़ा नहीं पहन रखा था। पर ऐसा क्यों? क्या उस आदमी को ठंड नहीं लग रही? ये सवाल मेरे जहन में कांटे की तरह चुभने लगा। जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, क्या बात है चाचा, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? जिस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं बाबू साहब, मुझे बस गर्मी लगती है, ठंड नहीं। उस आदमी से ये जवाब सुनकर मैं चौंक गया और मैंने मन ही मन में कहा, लगता है ये आदमी थोड़ा पागल है, इसलिए ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। मगर क्या ये सच में पागल है? और अगर हाँ तो इसके साथ मैं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ, और अगर ना तो ठीक है। इसका पता लगाने के लिए मैंने उस आदमी से कहा, चाचा आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे थे? रात को तो कोई सवारी भी नहीं मिलती यहाँ। इस पर उस आदमी ने कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तांगा रात को ही चलाता हूँ। उस आदमी की बातों को सुनकर मुझे पता चलने लगा था कि वो थोड़ा पागल है। खैर मेरे भी फैक्ट्री अब आने ही वाली थी, तो मैं 2 रुपए निकालने के लिए जैसे ही अपने हाथ को जेब में डाला तो मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने इसी जेब में 5 का एक सिक्का रखा था। मगर वो सिक्का अब मेरे जेब में नहीं था। मैंने सभी जेबों को देखा पर मुझे पैसे कहीं नहीं मिले। मगर मेरा 5 का सिक्का गया तो गया कहाँ, शायद तांगे में ही कहीं गिर गया होगा। जिस पर मैंने टॉर्च जलाकर अपने आसपास भी देखा, मगर मुझे वो सिक्का कहीं नहीं मिला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इस तांगे वाले को क्या जवाब दूं। इसने तो मुझे पहले ही कह दिया था और ये अब बिना पैसे लिए मानेगा नहीं। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा तांगा रोकिए, मुझे उतरना है। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने तांगा रोक दिया। तांगा रुकते ही मैं उतरकर उस आदमी के पास गया और उनसे कहा, चाचा मेरे पैसे गिर गए हैं, तो मैं आपको 2 रुपए नहीं दे पाऊंगा। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने पीछे तांगे की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, अरे बचवा लोग, तुम लोगों ने लिया है क्या बाबू साहब का पैसा? उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं सहम गया, क्योंकि मेरे और इसके अलावा यहाँ तो और कोई नहीं था। तो फिर ये आदमी किसको बोल रहा था? उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से 2 बच्चों के हंसने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से चक्कर खाने लगा, क्योंकि जब मैं इस तांगे पर बैठकर आया था तब तो यहाँ कोई भी नहीं था। तो अब 2 बच्चे कहाँ से आ गए? अभी मैं एक पुतले की तरह खड़े खड़े ये सब देख ही रहा था कि तभी उनमें से एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, हाँ
हमने लिए हैं पैसे और अब हम नहीं देंगे। इतना बोलकर वो दोनों बच्चे तांगे से कूदकर जंगलों के भीतर भाग गए, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा ये बच्चे कौन थे? और पहले तो मैंने इन लोगों को तांगे पर नहीं देखा। जिस पर उस आदमी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं और सहम गया। मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने कहा, क्या बोल रहे हैं बाबू साहब आप? ये दोनों तो आपके बगल में ही बैठे थे, आपको दिखा नहीं क्या? ओ, दिखेगा भी कैसे, ये दोनों तो भूत हैं। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, मगर उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों को बर्दाश्त तलक नहीं हो रहा था। मैं उसे चुप कराने के लिए जैसे ही अपने हाथ को उसके कंधे पर रखा तो मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल मेरा हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया। अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक भारी सी आवाज में कहा, माफ करिएगा बाबू साहब, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं भी भूत हूँ और अब आप भी भूत बनने वाले हैं। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं अब वहां रुक नहीं सका। मैं दौड़कर भागने लगा। मैं काफी तेज दौड़ रहा था, मगर मेरे कानों में बस एक ही आवाज आ रही थी, बाबू साहब मेरे 2 रुपए दीजिए। मैं उस आवाज से जितना दूर भागना चाह रहा था, वो आवाज मेरे उतने ही करीब आ रही थी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी बिना पैर चलाए ही हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा था। इससे पहले कि मैं काफी दूर भाग पाऊं, तभी उस भूत ने पीछे से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे उल्टी दिशा में घसीटने लगा। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था और उस आदमी का भी चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। अभी वो भूत मुझे घसीटकर जंगल के अंदर ले जाने ही वाला था। तभी वहां फैक्ट्री के 2-3 कर्मचारी आ गए, जिन्हें देखकर वो भूत हवा में धुआं हो गया। तो उस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। मगर आज भी वो आवाज, बाबू साहब मेरे 2 रुपए दीजिए, मेरे कानों में आज तक गूंजती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।